हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई का सेकंड्स पेपर। और इसके पहले मैंने पहला पेपर डिस्कस कर दिया है जो 2017 के एग्ज़ाम्स में आया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नए अपडेट्स के लिए, क्योंकि यूपीएसआई के देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग जितने आए थे 23 सेट आपको मैथ कराऊंगा 40-40 क्वेश्चन का, और 23 ही रीजनिंग भी कराऊंगा। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप ज़रूर उसको देखें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोलाकार गेंद को पिघलाकर कह रहा कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद में ढाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास दिया है 3 और 4। तीसरी गेंद का व्यास क्या है? आप एक बात बताओ, बड़ी गेंद का जो आयतन है इसी को पिघलाया जा रहा है 3 गेंद में, 1 2 3, जिसमें 2 का तो व्यास मुझे पता है, इसका और इसका व्यास नहीं पता है। तो जिसका नहीं पता है उसको क्या मान लेंगे? R मान लेते हैं, R3 कर देते हैं उसको। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे पता है, कोई चीज़ जब गलाया जाता है तो उसका आयतन हमेशा बराबर होता है। जैसे इसका आयतन इन तीनों गेंदों के बराबर होगा। अब हम इस गेंद का त्रिज्या मान लेंगे R3 और बाकी आयतन बराबर कर देंगे। और हमें पता है गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 4/3 πr³। ये तो पता ही होगा। चलिए सॉल्यूशन देखिए। बड़े वाला जो गेंद है 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, उसका आयतन क्या होगा? 4/3 πr³। 4/3 और R क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, ये तो व्यास है, तो 6 का आधा 3। अब तीसरी गेंद का त्रिज्या मान लेते हैं R3 है, तो अब क्या करेंगे? इसी के आयतन के बराबर कर दीजिए। 4/3 πr³ बराबर 4/3। अब देखिए इसका व्यास 3 दिया था, तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो आधा करना पड़ेगा 1.5, तो 4/3 πr³। और जिसका त्रिज्या 4 था उसका आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जिसका त्रिज्या R3 माने वो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, 4/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। पाई यहाँ छूट गया, मतलब 4/3 पाई सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ सब कॉमन हो गए, तो बचेगा क्या यहाँ? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 27। 15 का क्यूब करेंगे 33 75 होता है, और 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो 3.375, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा ये। और R का क्यूब क्या होगा? ये जुड़ जाएगा 11.375, 27 में से घट जाएगा 15.625 आ जाएगा। और 15/625 ये 25 का क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन 3 अंक पे दशमलव है तो इसलिए 1 अंक पे लग जाएगा, क्योंकि क्यूब निकाल रहे तो 2.5 हो जाएगा। लेकिन हमें तो व्यास चाहिए तो दुगना करना पड़ेगा और ये व्यास आ जाएगा। ठीक है, आसान था, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, तो कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन, ठीक है, ये जो ट्रेन है किसी भी आदमी को जब पार करेगा तो ये खुद की दूरी ही पार करेगा। ये चीज़ आपको आना चाहिए, खुद की दूरी ही पार करेगा। जो ट्रेन होगा ये खुद की दूरी पार करेगा अपने लंबाई के बराबर। लेकिन अगर ये कोई प्लेटफॉर्म, कोई सुरंग या कोई दूसरा ट्रेन को पार करेगा तो दोनों की दूरी जुड़ के पार करेगा, तो बस ख़त्म हो गया। अब देखिए, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी जुड़ जाएगी। तो हमने माना ट्रेन की लंबाई T और प्लेटफॉर्म की P, तो दोनों को जुड़ जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय
भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 72 kps, 5/18 गुणा करके मीटर पर सेकंड बदलेंगे। और 30 सेकंड में देखते हैं दोनों के द्वारा जो दूरी है ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म की जो दूरी आ जाएगी। देखिए 18 चौक 72 और 20 और गुणे 30 तो 600 मीटर। अब उस 600 मीटर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है, और मुझे पता है कि जो ट्रेन है वो जो आदमी को पार किया होगा खुद के बराबर, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा भी है। देखिए जब ट्रेन आदमी को पार करेगा तो अपनी ही दूरी के बराबर पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, दूरी पर चाल गुणे समय। तो 72 को 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल दीजिएगा। 18 सेकंड देखिए आदमी को पार किया है, तो ये हो जाएगा 360। तो जब ट्रेन की लंबाई आ गई तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म क्या है 600, घटा दीजिए 600 में से 360, 240। आसान था। ये क्वेश्चन सीधा है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। अच्छा, केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाई। कोई बड़ी बात नहीं, ये हो गया केरल या कर्नाटक। मान लिया केरल का 100 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है कर्नाटक वाला ये। तो 100% अधिक मतलब क्या, कोई चीज़ 100% अधिक है मतलब 100 में जोड़ दीजिए 100, यानी 200% होगा। अभी 20% होता तो 100 में 20 जोड़ते 120 होता। तो 100 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200 और बटे 100। और किसको बढ़ाना 100 का, तो 100 का 200% यानी 200 बटे 100, 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 200। यानी 100 की चीज़ सीधे 200 हो जा रही है। 100% माने पूरा पूरा। लेकिन इन्होंने एक बात कहा, ये लाइन कह रहा केरल के आधे सिल्क उत्पादन, तो केरल का जो 100 था इसका आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। कह रहा इसका परसेंटेज पूछ रहा केरल वाला, तो केरल वाला 50 कितने में, कर्नाटक यानी 200 का, अवगुणे 100 कर दीजिए। तो ये देखिए 100 दूनी 200, 2 से भाग देंगे 50 आ जाए 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको मैं पहले तो स्टार लगा देता हूँ। जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ एसआई का, वो इसको इम्पोर्टेंट ज़रूर लगा लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ किया क्या है मैंने। ठीक है, दो गैर सह आभास संख्याओं का जोड़ और उनका महत्तम समापवर्तक 11 है। देखिए गैर सहअभाज्य, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सहअभाज्य क्या होता है। देखिए सहअभाज्य और अभाज्य में अंतर होता है। जैसे अभाज्य संख्या बोले तो 2 है, 3 है, 5 है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन अगर सहअभाज्य बोले तो हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे हम ले ले 2 और 3, तो ये अभाज्य संख्याओं का पेयर है। क्लियर। लेकिन अभी हम ले लें 4 और 5, तो इसमें देखिए 4 कहीं ना कहीं अभाज्य नहीं है, लेकिन किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मासा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो क्या है, को प्राइम नंबर होता है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ये अभाज्य हो या ना हो। जैसे अभी जैसे मैं 8 बोलूँ 3 बोलूँ तो ये सह अभाज्य है, लेकिन अगर मैं 7 और 5 बोलूँ तो ये अभाज्य संख्या है। समझ गए होंगे। तो गैर सहअभाज्य माने यानी सहअभाज्य नहीं। अब देखिए मैंने क्या किया, कह रहा है उनको जोड़ो और उनका महत्तम समापवर्तक जोड़ो तो 77 मिलता है। ऐसी कितने जोड़े संभव। तो मैंने क्या किया, मान लिया सहअभाज्य संख्याएं गैर, यहाँ गैर जोड़ दीजिएगा, गैर सहअभाज्य संख्याएं ए और बी हैं तथा उनका मासा एच मान लिया। ठीक है, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं फिर से बताना चाहूँगा, सॉरी। देखिए माना दोनों सहअभाज्य संख्याएं ए और बी मान लीजिए। अच्छा सहअभाज्य संख्या का मतलब समझिए, पहले नहीं समझ। जैसे अभी मैं बोलूँ 12 और 15, अगर इनका मैं मासा बोलूँ तो कितना हो जाएगा 3। तो देखिए ये HCF 3 हो गया। लेकिन अगर मैं इसी 3 से इसको काट दूँ तो 3 चौक 12, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ नहीं, 3 5 15,
तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 4 और 5 आया है यही ए और बी है, एक तरह से ऐसे समझिए। मतलब मासा से भाग देने के बाद जो बचता है वो सहभाज हो, जैसे 4-5 सहभाज का काम कर रहा है। इन दोनों का देखिए कोई किसी में कॉमन है नहीं, तो कॉमन होना भी नहीं चाहिए। एक के सिवा अगर कोई कॉमन होगा और ना तो सहभाज बन ही नहीं सकता है। अब समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हो गया। अब एक चीज़ और यही समझ लीजिए कि जब आपको संख्या निकालना हो, जैसे देखिए ये सहभाज है और ये मासा 3 है, अगर आपको संख्या निकालना हो तो इसी मासा से इसी सहभाज में गुणा करेंगे तो देखिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, पुनः क्या पा गए आप, संख्या। तो इन्होंने संख्या की बात किया था। तो अब देखिए मैंने सहभाज मान लिया ए और बी तथा मासा एच है, तो अब संख्याएं क्या हो जाएंगी। अभी चर्चा हुआ कि मासा से अगर हम सहभाज में गुणा कर दें तो संख्या बन जाएगा, और मासा कितना मान के रखा है एच, तो संख्या होंगी एच ए और एच बी। क्लियर। तो संख्या हो जाएगा एच ए और एच बी और प्लस एच, यानी मासा का जोड़ 77 आ रहा है। तो जोड़ देखिए एच कॉमन ले लेंगे तो ए और बी यहाँ कॉमन हो जाएगा और यहाँ से +1 आ जाएगा, तो एच ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 77। अब देखिए एक चीज़ अब समझिएगा, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग अब नहीं लगाना। 77, चूँकि आप इस चीज़ को समझें कि एच गुणे ए प्लस बी प्लस 1 हुआ है और इसी का मान 77 है, इसका मतलब ये हो गया, समझिएगा बड़ा बढ़िया चीज़ है ये और ये गुणा करने पर 77 है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा 77 कैसे बन सकता है भाई। 77 में 2 ही फैक्टर हैं, या तो एच 7 हो जाए और ए प्लस बी प्लस 1 11, या एच 11 हो जाए और ए प्लस बी 1 प्लस 1 कितना हो जाए 7। यही संभावना है भाई। देखिए इन्होंने संभव वैल्यू पूछा है, देखिए जोड़ियाँ संभव, तो संभव मतलब पॉसिबिलिटी पूछा है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार 7 मान के देख लेते हैं, ये ए प्लस बी प्लस 1 का मान एक बार 11 मान के देख लेते हैं, एक बार 7। तो देखिए अतः 77 के संभव गुणनखंड या तो 7 गुणे 11 बनेगा, तो 11 गुणे 7, तो ए प्लस बी का मान है, जब 11 लेंगे तो ए प्लस बी का मान 10 आएगा, और जब 7 लेंगे तो 6 आएगा। समझ रहे हैं ना आभास संख्या। अब 10 ऐसे देखिए, चूंकि ये 10 कौन से हैं, आभास संख्याएं वाले हैं, सहअभाज्य हैं, जिनका मासा 1 होना चाहिए, मतलब कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब 10 और 6 क्या क्या बना सकता है, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। देखिए एक तो बन जाएगा 9 1, क्योंकि 9 1 में क्या है, देखिए मासा 1 है, और 3 7। अब आपके दिमाग में होगा सर जी 8 2 भी ले लीजिए, तो कैसे ले ले भाई, इसका मासा 1 थोड़ी है, ये 2 हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते। फिर आप कहेंगे नहीं आप एक काम करिए 6 4 ले लीजिए, फिर मैं आपसे बोल दूंगा नहीं इसमें मासा 2 है, यानी 3 7 और 1 9, ये 10 के लिए हो गया, और 6 का 1 और 5 ले लेंगे। अगर आप सोचेंगे 4 2 ले लीजिए, नहीं ले सकते क्योंकि 2 मासा हो जाए, इसलिए कितने जोड़े संभव बनेंगे, देखिए 2 ऊपर और ये 6 वाले से 1, 2 1 3 जोड़ा बनेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी, टाइल्स की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए न्यूनतम पूछने का मतलब ये होता है कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, देख लीजिए। देखिए 13 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 1300 सेंटीमीटर, और 7.5 मीटर चौड़ाई जो है उसको सेंटीमीटर मतलब 100 से गुणा करेंगे 750, तो 1300 का फैक्टर बनाए तो 13। देखिए हमने कैसे फैक्टर बनाया था मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत आसान है। देखिए 1300 में पहले 100 का बना लीजिए, तो देखिए 55 25 चौका 100, 55 25 और 2 दूनी 400 और 13 तो बने गए। ऐसे 750 का बना लीजिए, 55 25 3 75 हो गया, और 10 का 5 दूनी 10, ठीक ऐसे बना लीजिएगा। अब एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ किसे कहते हैं, जो दोनों में हो, तो देखिए दोनों में 2 है यहाँ से और यहाँ है, भाई जो दोनों में वही मासा होता है, और यहाँ से भी 5 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 55 25 दूनी 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देंगे तो 0.5 मीटर, और यही आंसर। अगला देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन। देखिए जो लोग भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके दिमाग में ये हो कि केवल अर्थमेटिक पूछ रहा है तो आप गलत सोच रहे हो।
2 से 3 क्वेश्चन एडवांस मैथ जरूर दे रहा है। देखिए फिर एक एडवांस दे दिया। जैसे कह रहा है 2x² + 3x - 1 = 0 समीकरण के लिए यदि x मूलों का जोड़, अब देखिए मूलों का जोड़ आपने पढ़ा होगा, मूल किसी भी संख्या का ax² + bx + c का जो मूल होता है वो अल्फ़ा और बीटा होता है। तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यही मूल माना जाता है। और x का जोड़ है y के गुणनफल x + y का मान कह रहा है, का मान क्या होगा यही पूछ रहा है। y मूलों का गुणनफल है तो x + y का मान। तो देखिए हमने क्या किया है, देखिए ख़त्म हो गया क्वेश्चन। हमने क्या किया, देखिए समीकरण का ये समीकरण है कि मूल अल्फ़ा और बीटा मान लिया, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो x बराबर -b/a। अब तुलना कर दीजिए। अब एक इक्वेशन तो आपको याद ही होगा द्विघात का, क्लास 6 में ही पढ़े होंगे, ax² + bx + c, ये तुलना करना पड़ता है ना। तो तुलना करिए यहाँ से यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह यहाँ 2 है और b की जगह यहाँ 3 है और c की जगह -1 है, यही है। तो -b/a, तो b की जगह 3 है तो -3/2 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल c/a, तो c की जगह -1 है और a की जगह यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए, और यही मूलों का योग x है, मूलों का गुणनफल y है और यही x + y पूछ रहा है, तो जोड़ दीजिए -3/2 और -½ जोड़ देंगे तो माइनस माइनस जुड़ के -3 -1 4 हो जाएगा, 4/2 -2, और ये आंसर। अगला, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है मानना पड़ेगा। एसआई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन से ना करे तो आपका 10 मिनट बर्बाद कर सकता है, और अगर ऑप्शन से करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट के अंदर ही आ जाए। जैसे कह रहा है 2 धनात्मक संख्याएं ए और बी जिसमें ए ग्रेटर देन बी का समांतर माध्य उनके ज्यामितीय माध्य से, यानी ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, ज्यामितीय माध्य से 5 बड़ा है। उनका ज्यामितीय माध्य उनके हरात्मक माध्य, ठीक है, हार्मोनिक मीन से 4 बड़ा है। तो a - b का मान बताओ। अब एक बात बताना, समांतर माध्य आपको पता है, ठीक है, दोनों का योग का आधा होता है और गुणोत्तर श्रेणी √a भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, और ज्योमेट्रिक मीन जो ज्यामितीय माध्य होगा वो होता है 2ab/a + b, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ये सीरीज होता है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, सबसे पहले इसने बोला है, इसको देखना भी जरूरी है। देखिए कह रहा समांतर माध्य उनके ज्यामितीय माध्य से 5 बड़ा, ज्यामितीय माने, ठीक है। देखें तो ये समांतर माध्य हो गए, गुणोत्तर माध्य। तो देखिए तो समांतर माध्य उनके ज्यामितीय माध्य से 5 बड़ा है, उनका ज्यामितीय माध्य उनके हरात्मक माध्य से 4 बड़ा है। ठीक है, समांतर माध्य होगा, गुणोत्तर माध्य √a भी होता है और ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, वो ज्यामितीय को गुणोत्तर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 बड़ा है तो a + b/2 - √ab कितना बड़ा है 5, तो अंतर 5 हो जाएगा। और क्या दिया है, और उनका ज्यामितीय
और उनका ज्यामितीय माध्य। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक है। ज्यामितीय माध्य हरात्मक माध्य दिया ही नहीं। एक मिनट में फिर से चेक करता हूँ। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी मैं देखता हूँ, इसको स्टार लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा है वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम आपसे कई बार बताएं, इसको रट लीजिए। जिनका भी कैलेंडर छूटा है वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लें। मैंने एक मैराथन वीडियो बनाया, उसमें सारा चीज़ बताया, ठीक है। 2 घंटे का वीडियो है, उसमें सारा कैलेंडर ख़त्म हो गया। तो 2007 का कैलेंडर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप क्या करिए, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए। तो क्या क्या शेष आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3। पिछले वीडियो में भी मैंने ये कराया। तो 0 माने क्या होता है, लीप ईयर। तो जब लीप ईयर आए तो आप 28 जोड़िए, तो याद होगा। लेकिन जो याद नहीं होता वो ये होता है कि 1 आए तो क्या करे, 2 3। तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए, या तो 6 जोड़ा जाता है, या तो 11 जोड़ा जाता है, यही 2 जोड़ा जाता है। तो 6 कब जोड़ना है, 11 कब जोड़ना है, उसको याद करने का तरीका मैंने बताया था। देखिए 6 कैसे बनता है, 6 किसका गुणा करने बनता है। आप कहोगे 2 गुणे 3, और 11 में 1 1 दिख रहा है। तो बस यही करिएगा, ध्यान दीजिएगा, उल्टा याद कर लीजिएगा कि जिनसे 6 बनता है उसमें 6 नहीं जोड़ना है, बल्कि 11 जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा। और जिनसे ये 11 से 1 बना है ना, तो इसमें हमेशा 6 जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब शेष 2 3 आए तो आप 6 ना जोड़ के 11 जोड़िए, उल्टा जोड़िए। और जब 1 आए तो हमेशा 6 जोड़िए, बस खत्म। अब जैसे यहाँ देखिए, 4 से भाग दिए, 3 आया। 3 किसका मल्टीपल है, 3 और 2 यानी 6 से। तो 6 नहीं जोड़ना है, जोड़ना क्या है, 11। तो 11 जोड़ दीजिए, 2007 में 11 2018। अब ये क्वेश्चन देखिए परिमेयीकरण का है। कह रहा है यदि x का मान ये y का मान है तो x पावर -2 y पावर -2। तो -2 है भाई, जैसे अभी मैं लिख दूँ x पावर -1, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1/x। रेसिप्रोकल है, ये अपोजिट है। तो x का मान दिया, y का मान दिया। तो अब देखिए रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/x², 1/y², ठीक। तो सबसे पहले मुझे x² का मान निकालना पड़ेगा। तो 1 + √2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो अब इतना तो आना चाहिए आपको, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो करिए, 1 का वर्ग √2 का वर्ग करेंगे 2, और 2ab करेंगे 2√2, 2 1 3 जुड़ जाएगा 3 + √2। ऐसे 1 माइनस करेंगे, यहाँ -2ab हो जाएगा 3 - 2√2। अब इसका परिमेयीकरण कैसे किया जाएगा, देखिए 1/x², 1/y²। तो x का मान ये है, ये अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1/3 + 2√2, 1/3 - √2। परिमेयीकरण करने के बाद, चूँकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन मैं आपको एक परिमेयीकरण सिखाता हूँ। जैसे 1/3 + 2√2, यही है। अब देखिए अपोजिट साइन से गुणा करना पड़ता है। जैसे 3 - 2√2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 - 2√2 से गुणा करेंगे, यही तो मतलब हुआ, यही हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे एक कोष्ठक में a + b यहाँ है, और एक कोष्ठक में a - b। तो a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो a का मान कितना, 3 × 9, और -2√2 का जब पूर्ण वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो नीचे कितना हो जाएगा, 1, और ऊपर हो जाएगा 3 - 2√2। इसीलिए देखिए 3 + 2√2 का मैंने अपोजिट लिखा है डायरेक्ट। ऐसे जब 3 - 2√2 का पूर्ण वर्ग करेंगे तो यहाँ फिर वही चीज़ आएगा, 3 भाई पहले 3 - 2√2 आ जाएगा, यहाँ 3 + 2√2, और ऊपर 3 तो देखिए यहाँ 3 लिखा हूँ, और नीचे फिर 9 - 8 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा, ये आंसर। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान। कह रहा है एक्स और श्री वाई की वार्षिक आमदनी 9:8 है। तो आय है 9:8, और उनके खर्चे का रेशियो 5:4 है। यदि दोनों का व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपया बचाते हैं तो आय हो गया, खर्च हो गया, बचत हो गया, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 4 गया 4। तो ये बचत 4 यूनिट का मान देखिए 5,000 इन्होंने दिया। तो आप एक बात बताओ, इन्होंने पूछा है
कि वाई का खर्च कितना। वाई वाला बंदा का 8 रुपया है और 8 में जब 4 खर्च करेगा तो 4 बचाता है और 4 जो बचा रहा था वही 5,000 था। तो 4 बचा रहा था तो 4 खर्च भी कर रहा था, यानी 4 का मान जो 5,000 है वही खर्च भी 4 का मान 5,000 हो जाएगा, दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, तो इसमें आप देखिए छोटे छोटे डिजिट भाग दे दीजिए, सबसे अच्छा है। तो 1/3 से भाग देंगे 3.333 आ जाएगा, 0.3 23 से भाग देंगे 0.70 हो जाएगा, 23×3 69 0.4 भाग दे देंगे। उसके बाद आप चूँकि बढ़ते हुए क्रम में लिखा है यानी छोटे से बड़ा, तो आप बताइए इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 0.285 जिसका मान 2/7 है। तो यहाँ 2/7 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। अगला देखिए, अगला है 0.304, ये यानी 7/23। इसके बाद 1/3 वाला है 33, फिर 357, यानी बी ऑप्शन सही है। ये देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन उसका है, डाटा एनालिसिस का। पहले तो इसको समझिए, आप समझेंगे तभी लगा पाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 12 से 14 ये सवाल नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है जिनका संबंध कीमतों में बदलाव से है। जो एक खास दवा कंपनी अपने उत्पादों के बारे में सोच रही है। कफ निस्कारस को छोड़कर बाकी सभी के दाम 10 टैबलेट्स हैं, सभी के दाम 10 टैबलेट्स के हैं। यानी ये चीज़ ध्यान देना, कफ निस्कारस वाला ये बॉटल में दाम है, ठीक है। बाकी सब टैबलेट है वो बॉटल है, ये ध्यान देना। इसका मतलब बॉटल से भी एक क्वेश्चन आना तय है। और 10 टैबलेट के दाम है सब। जैसे कुछ पढ़ लीजिए, जैसे एंटासिड कोई दवा है, वो 1.5 रुपया है मौजूदा मूल्य, लेकिन संशोधित होकर 250 हो गया, 2.5 रुपया हो गया। और ये 10 टैबलेट का दाम है, 10 टैबलेट। ये बॉटल है, इसको छोड़ दीजिए। ये 10 टैबलेट का दाम दमारोधी का जोर वाला 10 टैबलेट का दाम 5 पहले था, मौजूदा यानी संशोधित होकर बाद में 8 रुपया हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा है, तो पहले इसको समझिए। कह रहा है कि यदि किसी परिवार में उच्च रक्तचाप से ग्रसित एक मरीज और दमे का एक मरीज है, उच्च रक्तचाप वाले मरीज को उच्च रक्तचाप रोधी 3 टैबलेट हर रोज़ खानी है और दमे के मरीज को दमारोधी 2 टैबलेट खाना है हर दूसरे दिन खाना। लेकिन ध्यान देना वो हर रोज़ है हर दूसरे दिन, और 2 टैबलेट। अच्छा 2 टैबलेट हर दूसरे दिन यानी एक टैबलेट हर दिन। भाई जाहिर सी बात है, दूसरे दिन में 2 ले रहा है यानी रोज़ एक ले रहा है। तो 2 मरीजों पर 30 दिन में होने वाले खर्च में कितनी वृद्धि होगी, यही तो कह रहा है। तो अब बहुत ध्यान से देखेगा। देखिए रक्तचाप और इन दोनों का दाम देख लीजिए पहले। ये देखिए इसका दाम है 10 रुपया, संशोधित 22.5। और दमारोधी है क्या, दमारोधी देख लीजिए कितना, पहले 20 रुपया था, बाद में 26 रुपया। तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब भाई जाहिर सी बात है, 10 टैबलेट देखिए, एक टैबलेट का दाम 10 टैबलेट का 10 रुपया था, एक टैबलेट का दाम 1 रुपया हो गया। और संशोधित मूल्य 12.5 रुपया था 10 टैबलेट का, तो 1.25 हो जाएगा। भाई 12.5 रुपया देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे। देखिए कहाँ गया, ये 10 रुपया था, फिर 12.5 रुपया, यही चीज़ कह रहा था। तो एक टैबलेट का दाम निकाल लेंगे, 1 रुपया 1.25। अब देखिए एक दिन में 3 टैबलेट खाता है, तो एक दिन में 3 खाता है अगर, तो 30 दिन में कितना खाएगा, 90 टैबलेट। और एक टैबलेट का दाम 1 रुपया था पुराना वाला, और संशोधित वाला 1.25। गुणा कर देंगे तो पहले 90 रुपया, अब 11.25 हो गया नया मूल्य। ऐसे दमे वाला देख लीजिए, रोज़ एक टैबलेट खाता है, तो 20 टैबलेट और 10 टैबलेट का दाम था 20 रुपया, तो एक टैबलेट का दाम 20 रुपया हो गया। और संशोधित 26 रुपया हो गया था, तो बटे 10 करेंगे तो 2.6। इसको समझ लीजिए। ये देखिए दमा वाला देखिए, पहले 20 था, अब 26 हो गया। तो 10 टैबलेट का दाम है ना, तो एक टैबलेट का दाम यहाँ 2 रुपया, और यहाँ बटे 10 करेंगे तो 2.6। यही चीज़ मैंने किया। देखिए तो ये हो गया ना 2 रुपया और 2। अब दवा दे दीजिए, चूँकि 2 टैबलेट हर दूसरे दिन। देखिए हर दूसरे दिन 2 टैबलेट, यानी रोज़ एक टैबलेट। अर्थात इसलिए एक व्यक्ति 30 दिन में 30 टैबलेट खाएगा।
तो दमे के टेबलेट का 30 और 2 रुपया है इसका दाम पुराना, तो 30 दूनी 60 और नया 2.6 है, तो 30 में 78। अब सब जोड़ दीजिए, तो देखिए कुल मूल्य जो था ये देखिए 90 रुपीज़ पहले था और 60 ये हुआ है। ये इन दोनों को जोड़िए, पुराना मूल्य तो 150, लेकिन संशोधित वाला देखेंगे तो 112.5 और यहाँ से 78, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 190.5, अंतर ले लेंगे तो 40.5, यही बढ़ी है। ठीक है, यही मूल्य बढ़ा हुआ है। अगला ये क्वेश्चन देखिए, छोटा है लेकिन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक हफ्ते में एंटासिड की 32 टैबलेट्स खाता है एक हफ्ते में, तो 1 वर्ष, तो आप बताइए 1 वर्ष में 52 सप्ताह होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 52 गुणे 7, ये चीज़ ध्यान देना है 1 साल में। अब कह रहा है एंटासिड की एक टैबलेट का मूल्य क्या हो जाएगा 1.5/10 यानी 0.15। अब एंटासिड हम आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तब गड़बड़ा जाएगा। देखिए एंटासिड ये देखिए 1.5 रुपया, लेकिन चूंकि 10 टैबलेट का दाम इसलिए भाग देना पड़ेगा, और 2.5 रुपया संशोधित है, 10 से भाग दे के संशोधित मूल्य निकालना पड़ेगा। अब देखिए अब समझ में आएगा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट ख़त्म कर दूँगा। देखिए तो 0.15 ये पुराना और संशोधित मूल्य 2.5 रुपया था, तो भाग देंगे 0.25 हो जाएगा ये। अब 1 वर्ष में कितना था पुराना मूल्य, तो 0.15 में गुणा करेंगे। अब चूँकि 32 टैबलेट है तो गुणे 32, और देखिए 1 साल का तो 7 एक हफ्ता हो गया, गुणे 52 हफ्ता होता है 1 साल में। देखिए 52 गुणे 7, 52 7 दिन के होते हैं, तो इसीलिए गुणा कर दिया गया, 249.6 आ गया। और संशोधित वाला देख लीजिए 0.25 आया था, तो सेम 0.25 में 32 गुणे 7 गुणे 52 करेंगे 416। मूल्य में बढ़ोतरी आ गया 166.40, और इसी का पूछा है परसेंटेज, तो 166.4/249.6 गुणे 100, 66 से ही 2/3 यही आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब ये क्वेश्चन देखिए बॉटल से दिया है, जिसमें वो 10, ठीक है, एक व्यक्ति को 20 हफ्ते की अवधि के लिए हर रोज 3 बार कफ निस्कारस, देखिए फिर से देखें, एक व्यक्ति को 2 हफ्ते की अवधि के लिए 20 हफ्तों की अवधि के लिए हर रोज 3 बार कफ निस्कारस की 2 चम्मच लेने को कहा गया। ठीक है, 3 बार, हर रोज 3 बार 2 चम्मच। ठीक है, ये मानकर चलते हुए कि कफ निस्कारस की हर बोतल में 90 चम्मच दवाई है, मतलब एक बोतल में 90 चम्मच दवाई आ रहा है। मौजूदा कीमत के हिसाब से खर्चे का पता लगे। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखिए अच्छा एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि एक दिन में देखिए 3 बार और 2 चम्मच, तो निस्कारस की 2 चम्मच को कहा गया 3 बार, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी एक दिन में 6 चम्मच दवा खाता है। अब 20 हफ्ते में खाई गई दवा 20 हो गया और 6 चम्मच। अब चूंकि हफ्ता पूछा है तो 20 को हफ्ते में बदलेंगे तो 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन। ठीक है, तो 20 गुणे 7 गुणे 6 हो जाएगा, तो 840। देखिए 20 हफ्ते में 840 चम्मच खाया, और चूंकि एक सीसी में 90 चम्मच होता है, सीसी मतलब बाटल, एक बाटल में 90 चम्मच दवा आता है, तो 90 चम्मच, अभी 180 चम्मच होता, तो 90 से भाग देते तो कह देते 2 सीसी है भाई, एक सीसी में 90 चम्मच, तो 2 सीसी में 180, तो इसी तरह से 840 चम्मच हुआ, तो 90 से भाग दे के ये बॉटल की संख्या ज्ञात हो गई। देखिए 840 चम्मच के बोतल की संख्या। अब एक बात समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, ये चीज़ पता नहीं क्या ये हो गया। अब कुल खर्च देख लीजिए, तो बॉटल की संख्या और एक बॉटल का जो दाम था वो 18 रुपया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखें एक बॉटल का जो दाम था वो 18 और संशोधित 24 रुपये। अब चलते हैं अपने मुकाम पे, देखें तो क्या हो जाएगा 840/90 और 18 से गुणा कर देंगे तो 168 रुपये आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कह रहा है कि ए बी की पावर 1/3 5 हो तो निम्न में से कौन सा ए प्लस बी नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये पता है कि जैसे अभी ए स्क्वायर हो बराबर बी और ए का मान निकालना हो तो देखिए जो पावर यहाँ होता है उसका उल्टा हो जाता है, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, हाफ, तो ए बराबर बी के पावर हाफ। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ ए के पावर आधा बराबर 3 तो पावर उल्टा हो जाता है, तो 3 ये आधा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2, यानी ए बराबर 3 के पावर। इसी प्रकार से आप इसको समझिए। देखिए ए बी के पावर 1/3 और ए प्लस भी नहीं हो सकता, तो अब 1/3 उल्टा हो जाएगा तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, तो ए बी 125। अब 125 का फैक्टर निकालिए कौन कौन हो सकते हैं, तो देखिए 25 गुणे 5 हो सकता है एक, और 125 गुणे 1। तो अगर 25 और 5 होगा तो यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 5, 25 और एक बार बी का मान 5 तो एक बार 30 बनेगा। और जब 125 गुणे 1 करोगे तो ए का मान 125 बनेगा, बी का मान 5, यानी एक बार 30 संभव हो सकता है दोनों का योग ए प्लस बी जो पूछ रहा है, और एक बार 130, और ऑप्शन में 120 भी है। देखिए का मान हो सकता है 30, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं हो सकता, तो 30 हो सकता है, 125 और 5 130, सॉरी 125 और 1, ये मैं गलत जोड़ दिया हूँ, 125 और 1 होना चाहिए 126, तो 126 होगा और 30 होगा, ठीक है। लेकिन भैया मेरे 47 नहीं होगा, कहीं 47 आया नहीं, तो ये आंसर। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डायग्राम से आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए, आ गया होगा स्क्रीन पे, देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि धान्य की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने धान्य खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए, 75 लोगों ने टोस्ट खाया, 32 लोगों ने धान्य और अंडा, 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट, 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। इनमें से 21 ने धान्य, टोस्ट और अंडा, यानी देखिए 21 लोग तीनों खाएं, ये ध्यान देगा। अब मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखेगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं तो कहिए तो मैं इसको बना दूँ ऐसे करके। अच्छा बनाए क्या, समझ में आना भी तो चाहिए। देखिए अब सही है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा हेल्प भी करता हूँ आपको ताकि ये डायग्राम समझ में आए। देखिए अब देखिए टोस्ट ये हो गया, टी फॉर टोस्ट, और धान्य के लिए डी लिख देता हूँ, ए फॉर अंडा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 100 लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे, अब इन्होंने एक चीज़ बोला है कि टोस्ट वाले 75, देखिए उन्होंने बोला ना किसी नाश्ते में 72 लोग धान्य, तो 72 धान्य कर दिया जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया भी है, और 39 लोग अंडे, तो 39 लोग ए फॉर अंडे कर देता हूँ, और 75 लोगों ने टोस्ट खाया, तो ये 75। देखिए मैंने ये लिखा भी है, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, और अंडे का नीचे छुपा है 39। अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से देखना, अब यहाँ दिमाग चलाना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि दोनों में कितना है, अच्छा पहले ये बना लीजिए, तीनों में कितना है, इसमें 21 ने धान्य, टोस्ट और अंडा खाया, ये ना, तो 21 यहाँ भर दीजिए। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अब इन्होंने बोला, देखिए अब ये लाइन पकड़िए, 72 लोगों ने धान्य, देखिए 39 लोगों ने अंडा, 75, हाँ ठीक। अब देखिए 32 लोगों ने धान्य और अंडा, तो धान्य और अंडा यहाँ है, ये धान्य हो गया और ये अंडा ही। अब बताइए 21 पहले से है तो कितना जोड़े कि ये वैल्यू आ जाए, तो आप क्या कहोगे 11। देखिए 11 जोड़ेगा 32 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट, 53, तो धान्य ये है और टोस्ट इधर है, तो 21 पहले से है, तो 32 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 53। और क्या कह रहा है, 26 लोग ने टोस्ट और अंडा,
तो टोस्ट और अंडा ये है, अंडा ये है और टोस्ट इधर है, तो 5 और जोड़ देंगे यहाँ, तो देखिए 21 5 26, भाई दोनों यही तो है, और केवल दोनों होगा और ये तीनों में है, ठीक। और यही चीज़ मैंने देखिए डायग्राम में बनाया। अब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने डायरेक्ट कैसे किया था, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो यही चीज़ मैंने बनाया था, मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा ये कैसे कैसे। अब देखिए ये केवल धान्य है, ये दोनों केवल टोस्ट और धान्य है, लेकिन अगर मैं इनको मिला दूं तो इसमें देखिए धान्य भी है टोस्ट भी है, तो कहीं ना कहीं 21 लोग उसमें से धान्य टोस्ट और अंडा भी है, ठीक है। अब एक बात बताना, मुझसे पूछा है ना ही धान्य ना ही टेस्ट ना ही अंडा, तो आप एक काम करिए पूरी संख्या पहले निकाल लीजिए, और नहीं तो एक काम करिए 100 पूरा है ही है हमारे पास, तो 100 में से घटा दीजिए इसका पूरा संख्या, तो देखिए 100 माइनस, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा उसको पकड़ लीजिए पहले, ये पूरी संख्या 75 हो गई, ये देखिए, तो 100 में से पहले 75 घटा दीजिए। अब देखिए थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं, अब इतनी दूरी के पकड़ लीजिए इतना, तो ये 11 8 कितना हो जाएगा 19, ये 19 ले लिया मैंने। अब इतना बचा 2 और 2 और 100 में से जोड़ लीजिएगा 96 आ जाएगा, तो 4 ऐसे हैं घटा देंगे जो ना तो टोस्ट ना तो अंडा ना तो धान खाते, ठीक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा 0.66 2.44 का गुणा, अब गुणा करिए भैया, ये आपका काम है, गुणा कर लेना ही आंसर आ जाएगा। ये गुणनखंडों की संख्या देख लीजिए, आता रहता है क्वेश्चन। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, इसका गुणनखंड कर दिए, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 0 5 3 चौक 12 3 चौक 12, ये सब गुणा कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इनका फैक्टर बना लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए बनाया, 2 5 आया है, 2 3 आया 7, तो 5 के पावर 2, और देखिए जो गुणनखंडों की संख्या होता है, जो पावर होता है उसमें एक एक जोड़ दिया जाता है और गुणा कर दिया जाता है। 2 के पावर 1 जुड़ेगा, 2 के पावर 1 और यहाँ भी 2 पावर, तो 3 3 9 27, यही आंसर है। एक कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ड्रॉट शब्द के अक्षरों की कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती है अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखना हो, तो कोई बात नहीं। तो ड्रॉट शब्द तो 2 स्वर है ओ यू, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 एक साथ होंगे, लेकिन जब 5 व्यंजन होंगे और 5 व्यंजनों को क्रमबद्ध किया जाए तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसलिए कुल संभावना गुणा कर दीजिए, 6 फैक्टोरियल गुणे 2, तो 6 का होता है 6 5 4 3 2 1 और गुणे 2 गुणा कर लेंगे, तो 6 5 3 चौक 12 3 36 दूनी 72 दूनी 144 और 0 बढ़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन देखिए कल भी कराया था, एक क्वेश्चन फिर इसी टाइप का आ गया। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है एक जौहरी ने लेबल कीमत, ठीक है, लेबल कीमत पर 15% की छूट पाकर कैरेट का हीरा खरीदा। 10% छूट देने के बाद उसे 20% का मुनाफा होता है, तो मूल कीमत लेबल की कीमत से उसका अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए लेबल की कीमत मैंने 100 मान लिया और हमने ख़रीदा कितने था, देखिए 15% छूट लेके, तो 15% छूट लेके मतलब क्या, 100 गुणे 85 बटे 100, 100 कट जाएगा। देखिए हमने ख़रीदा 85 का, लेकिन मैंने 20% का मुनाफा कमाता, तो 20% ज़्यादा ले लीजिए, तो 20% ज़्यादा लेके बेचेंगे, ठीक है, तो 85 गुणे 120 करेंगे, तो ये देखिए 0 0 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 5 से भाग देंगे 17 और 17 छक्के 102 हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 102 हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे, इन्होंने बोला है कि 15% छूट पाकर एक कैरेट का खरीदा, 10% छूट देने के बाद उसे 20% का मुनाफा होता, 10% छूट देने के बाद। अब एक बात बताना, 10% छूट देने का मतलब क्या हो गया, जो हम 102 का बेच रहे हैं वो 100 का वैल्यू नहीं है, वो 90 का वैल्यू है भाई। 10% छूट दे के 102 रुपया आ रहा है, तो 100% चेक कर लीजिए, तो 100 चेक करेंगे तो 102 बटे 100 0 0 कट जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 3 9 और 3 चौक 12, 34 गुणे 100 करेंगे, 10 340 में जब भाग देंगे तो 113 से 1/3 यानी लगभग 13.33% आएगा, ठीक है, 113.13। तो आप बताओ 100 से, भाई हमने 100 लेबल माना था और लेबल की कीमत 113 से 1/3 आ गया, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 13 सही 1/3, जो कि लगभग है 13.33। आसान है।
ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। तो पहले शॉर्टकट मेथड देखिए, फिर मैं आपका बताता हूँ एलिगेशन मेथड। शॉर्टकट मेथड जानिए, ये बेस्ट तरीका आपको समय बचाएगा और सारा खेल समय का ही। जैसे अगर एक आदमी 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है, फिर उसे 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% है तो स्प्रिट का पानी से 7 अनुपात क्या। अब देखिए, इसको ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकंड में लगाया जा सकता है अगर आप इस तरीके से लगाएं जो मैं सोच रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, शुद्ध दूध का लाभ देख लीजिए, शुद्ध दूध का लाभ। तो आप बताओ, 60 रुपया का चीज़ आप कितने में बेच रहे हो? 75 रुपये में ना। तो 60 में कितने का भाई, 60 का चीज़ 75 बेच रहे हो आप, तो शुद्ध दूध का जो लाभ होगा 60 में 15 का, और गुणे 100 करोगे तो 15 चौक के 60, 4 से भाग देंगे 25%, यानी शुद्ध दूध का 25%, यानी दूध की मात्रा 125% हो जाएगी। तो देखिए, यह सॉरी यहाँ स्प्रिट है, तो स्प्रिट कितना 125 हो जाएगी, लेकिन पानी डाला गया तो पानी का तो कोई कीमत होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कमाया है 37.5%, तो 125 तो शुद्ध स्प्रिट से आया, तो ये 12.5% कहाँ से आया होगा, तभी तो 37% होगा, 37.5, तो 25% यहाँ से, यानी 125 का मान ये हो गया। अब कितना जोड़े कि 25 में कि 37.5 हो, क्योंकि 37% लाभ कमाने का मतलब 137.5 का बिका होगा पूरा SP, तो 12.5% पानी से आया होगा, तो 12.5 करने में 12 और 12.5 दहम्मा 125, ये देखिए यही मात्रा का रेशियो हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ये एलिगेशन भी हमारे पास है। देखिए, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, 60 रुपया का 37.5 का लाभ, यानी 82.5, तो स्प्रिट का 82.5 हो गया, पानी से तो भाई कोई रुपया ही नहीं आएगा, जीरो, और दोनों मिला के 75% का लाभ है। तो ये बाई क्रॉस लगा दीजिए, 75 घटा दीजिए, इसमें से 7.5 7.5, 7.5 करने में 7.5 दाम 75, यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है, 10% वार्षिक पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए रुपयों की कितनी राशि 2 वर्ष में 1331 हो जाएगा। बहुत आसान है। देखिए, रेट मुझे पता है, आपको पता है कि रेट का जो रेशियो लेते हैं कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट जनरेट करता है और नीचे जो है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पे 1 रुपया ब्याज जोड़ेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा, यानी 10 से 11 होता है 1 साल, फिर 10 से 11 करेंगे 2 बार गुणा तो 2 साल, यानी मूलधन देखिए 100 रुपया हुआ और 11 ग्राम 121, 100 रुपया मूलधन पे 121, तो अब देखिए 2 साल में 100 रुपये पे 121 बन रहा है। इसी 121 का मान देखिए 1331 दिया है 2 साल में, तो 11 का 121 का कितना गुना है, 11 गुना, लेकिन मुझे तो मूलधन चाहिए, तो 100 रुपया का वैल्यू निकालेंगे, तो 100 गुणे 11 करेंगे, ठीक है, आपका आ जाएगा 1100, और यही आंसर है हमारा मूलधन। सुशांत सिंह का केस इस समय चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, और उसी पे एक क्वेश्चन है सुशांत जी का। चलिए देखते हैं। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह के रकमों का आधा है, फर्क उनकी तनख्वाह के रकमों को जोड़ के 3/10 के बराबर। अंतर, एक वर्ड छूट गया अंतर का, ठीक है, आप अंतर जोड़ लीजिएगा। प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का अंतर का आधा फर्क उनकी तनख्वाह के रकमों के जोड़ के 3/10 है, तो मैंने तो यहाँ आंसर सही लगाया है, वहाँ अंतर छूट गया। तो देखिए, कुछ करना नहीं, जैसे पूछा। अब देखिए, सुशांत को मैंने S मान लिया, प्रशांत को P, तो देखिए इसके अंतर का आधा और इसके योग का 3/10 के बराबर, तो तिरछा गुणा करेंगे, देखिए 2 से काट देंगे, ये 5 हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे 5S 5P बराबर 3S 3P, तो S PP घटा देंगे तो 5 में से 3 गया, 2S बराबर 8P, भाग देंगे तो चौक के 8 हो जाएगा, तो S/P 4 लेकिन इन्होंने पूछा सुशांत के संदर्भ में प्रशांत, तो देखिए सुशांत के संदर्भ में प्रशांत 1 है, 4 में 1 गुणे 100 करेंगे 25%, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ कह रहा है, 5 मजदूर, ठीक है, दिन में 12 घंटा काम करके 30 दिनों में, और 12 घंटे काम करके 15 मजदूर आधा काम कितने दिनों में। तो ये MDH का कॉन्सेप्ट है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाएंगे।
देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे कह रहा 5 मजदूर 12 घंटे, तो कुछ नहीं करना, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए। कह रहा 5 मजदूर 12 घंटे 30 दिनों में, तो 5 मजदूर 30 दिनों में जो 12 घंटे काम जितना काम करता है, मान लो 2 काम करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 मजदूर को इसका आधा काम करने में कितना, तो इसका आधा मतलब क्या, एक काम। 5 मजदूर 12 घंटे ही तो पूछ रहा है। फिर से देखिए, मैं गलत बोल दिया। ये कह रहा है 5 मजदूर 12 घंटे एक कार्य को, तो मान लिया 2 काम, चूंकि आधा मुझे लेना है इसलिए मैं 2 ले लिया। कुछ लोग सोच रहे हो एक काम क्यों नहीं लिए, इसका आधा तो फ्रैक्शन में आता है इसलिए मैंने 2 नहीं, 1 नहीं लिया, सीधे 2 ले लिया, आधा कर देंगे। तो 5 गुणे 30 गुणे 12, 2 का आधा कह रहा है कि 12। अब ध्यान देना, अब ये कह रहा है 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर इसका आधा काम, तो 2 का आधा कितना होता है 1, और 12 गुणे 15 कितना दिन, डी मान लीजिए। अब देखिए मैं काट देता हूँ तो डी का मान निकालना, तो ये दोनों यहाँ गुणा हो जाएंगे, 2 गुणे 12 गुणे 15, अब 12 12 कट जाएगा और 15 दूनी 30 कट जाएगा, 5 ही आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ 15 सेकंड में कितना दूरी चल, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 108 को मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 गुणे 15 कर दीजिए, 18 6 का 108 होता है, 6 5 30 और गुणे 15 करेंगे, 15 3 450, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको आप एक्स मान के लगाओगे तो बहुत टाइम खाएगा। ये जो तरीका मैंने बताया ये काफ़ी बेस्ट है, इसको सीखो आप, ठीक है। देखो कह रहे एक निश्चित राशि में 1/3 हिस्सा 3%, एक छठा भाग 6% और 7 से 8% निवेश किया जाता है शेष पर, ठीक है। यदि इन सभी निवेशों में 3 वर्ष मिलने वाला ब्याज 600 रुपया, तो मूल राशि का पता लगाओ। मैंने मान लिया मूल राशि 100 रुपया, देखिए 100 रुपया मान लिया। अब देखिए 1/3 भाग पे 3% की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 3 रुपया। फिर 1/6 भाग पे 6% की दर से 3 साल में 6 6 कट जाएगा, तो 3 रुपया। फिर जो शेष बचा अब यही चीज़ शेष वाली भाषा समझिए। आप एक बात बताओ, 6 भाग यहाँ है और इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 6। अब हर 6 6 बराबर हो गया, इस 6 का आपने कितना यूज कर लिया, 2 1 3, तो 6 में कितना बचा, 3 बचा, 3 ही तो बचा 6 का। तो अब 8% से इसका और गुणे 3 साल के लिए, तो 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 4 हो जाएगा और 4 3 12, ठीक है। तो 12% यहाँ टोटल कितना रुपया मिल गया, 3 3 6 12 6 18%, यानी 18 रुपया मिला 3 साल में। तो आप बताओ इसी 18 का मान इन्होंने दिया है, देखिए 3 वर्षों में जो ब्याज मिला है, अगर 100 रुपया होता तो मुझे 18 रुपया मिलता ब्याज, उसी 18 का मान देखिए दिया है 600, 18 का मान 600, चूँकि 100 मैंने मूलधन माना था, तो 600/18 गुणे 100 करेंगे भाग दीजिएगा 6 3 18, ये 10,000 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 10,000 का तिहाई होगा, 3,333.33। बढ़िया तरीका है, अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए रेशियो निकालने का, जब भी इस टाइप से, अभी देखिए पिछले भी यूपीएसआई का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, और मुझे याद है वो 72 जो आंसर आया था, ठीक है। 54 साल का टीचर था और 2.5 बढ़ जाता 8 लोग, ऐसे कुछ करके था। 40 लड़कों का समष्टि एक स्कूल बस शहर के लिए निकली, 40 लड़कों का औसत 8 वर्ष है, देखिए 40 का औसत हो 8, अगर शिक्षक को भी ले लिया जाए तो अब एक और बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 41, तो औसत 1 बढ़ जाता है, यहाँ से देखिए 1 बढ़ जाता है औसत, ठीक है। तो कह रहा शिक्षक किया, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप यही डायग्राम बनाओ। तो और करना क्या है कि देखिए इस 40 का इस बढ़े हुए में गुणा कर दीजिए और इस 9 का इधर बढ़े में गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर दीजिए, 40 एकम 40 और 9 एकम 9 जोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको सीख लीजिए, फिर से देख लीजिए। जो इधर बढ़ता है और इधर जो बढ़ता है, इस 40 का यहाँ गुणा होगा, देखिए एरो बना है, इस 9 का इस बढ़े में, 40 9 49, यही आंसर। ये क्वेश्चन देखो, एक फुटबॉल कह रहा है 9,000 रुपया का और 30% छूट पे बेचा गया, तो बस खत्म, 9,000 का 30% 70/100, डबल 0 कट जाएगा, 7 9 63, तो यही आंसर। इस क्वेश्चन को तो देखिए ओरल लगाया जा सकता था। प्रत्येक कमीज 1,000 रुपया और 2,000 में बेचा गया,
तो 13 कमीजों का मुनाफे। तो देखिए 13 कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, 13 लोगे तो 13 गुना बेचना पड़ेगा और 13 गुना लाभ हो जाएगा। इससे बढ़िया 13 लो ही ना। तो 1000 का चीज़ 2000, यानी सीधे 100% का लाभ है। एक तो प्रेजेंट अमाउंट लगा लो और नहीं तो इस्तेमाल करा देते हैं को। तो 13 देखिए 13 1000 CP हो जाएगा और 13 बेचोगे 2000 का और 13 2000 और 1000, यानी 1000 का लाभ 13 जगह होगा। तो हमने क्या किया, लाभ 100 पे होता, मैंने 13 हटा दिया, तब यहाँ से और एक 0 हटा दिया। अब हो गया देखिए 100 200, तो 100 का चीज़ 200 में बेचोगे यानी 100% लाभ। ऐसे भी कर सकते हो। 30वां देखें। ये क्वेश्चन आसान है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन था मिश्रण का। कह रहा है कि 2 बर्तन है और भी 4 और 2 3 के अनुपात में मिश्रण है, 4 3 2 3। अब इनको मिला के देखिए, जब भी कोई चीज़ मिला के करा जाएगा तो वो क्या होगा, एलिगेशन, यानी 1:1, आधा दूध आधा पानी, यानी औसत क्या है 1:1। तो सबको बराबर कर लीजिए। 7 5 2 कहाँ बराबर होगा, 70 पे। तो 7 को 70 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 10 से। सबको बराबर कर रहा हूँ देखिए, 7 10 70, 14 25 70, 2 35 70। अब चाहे तो आप मिल्क पे निकालिए, ठीक है, दूध पे निकालिए, चाहे वाटर। तो हम मिल्क ले लेते हैं, ये इधर वाला साइड, ठीक है। तो 10 चौक 40, देखिए इधर ले लिया, और 14 दूनी 28 ये ले लिया, और औसत ले लिया 35 सेकंड में 35। फिर से मैं बता दूं फ्रेश अब, देखिए ये देखिए 10 चौक 40, ये 14 दूनी 28, यही गुणा हो रहा है ये तीनों। चाहे इधर वाले में चल करिए चाहे इधर, बात एक ही है, वो दोनों से आएगा। और 35 सेकंड में 35, तो 28 35 का अंतर कितना हो गया, 7, और 40 में से 35 गया 5, ही आंसर। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि नहीं वाटर पे डील करा दीजिए, देखिए वाटर पे आ जाएगा। 10 3 30 और 14 3 42, दोनों को मिला के देखिए 35 सेकंड में 35, अंतर लेंगे। फिर 42 में से 35 गया 7, 30 में से 35 गया 5, फिर 7 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, प्रथम संख्या का आधा दूसरी संख्या का 0.5 बराबर है, तो रेशियो पूछ रहे हैं। तो प्रथम संख्या मान लिया x है, दूसरी y है, तो x का आधा और ये 0.5 0.25 में 2 से दुगुना होगा तो 0.5 हो जाएगा, और 0.5 फिर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो यही आंसर। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, केवल गुणा करके वर्ग करके ऐड करना है, ठीक है। तो देख लीजिए वर्ग करके, x का मान दिया, y का मान दिया, वर्ग। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर करेंगे, a² 20 का प्लस 2ab 4 3 4 और 2ab 2 दूनी 4 √3, यानी 7 + 4 √3 हो जाएगा। y² का 7 - 4 √3 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो ये 4 √3 कट जाएगा, 7 दूनी 14। पीछे भी एक क्वेश्चन था ऐसे। ये क्वेश्चन बहुत भयंकर, इसको छोड़ते, ये लगाते हैं जो आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा देखिए, आया था मेंसुरेशन से। क्वेश्चन कहना क्या चाहता, कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा के दिए गए वर्ग में जो पैमाने के अनुसार नहीं खींचा गया, हर सिरे के मध्य बिंदु बनाते हुए, मतलब ये, ठीक है, एक चौथाई गोला बनाया गया। चौथाई गोला मतलब ये, आप समझिए इस चीज़ को ऐसे, चौथाई भाग मतलब ऐसे ही, ये चौथा हिस्सा लिया गया, ऐसे बना था जिसका चौथा हिस्सा लिया गया। आप समझ गए होंगे। मतलब कोई सर्किल है, उसका ये क्वाड्रेंट पॉइंट लिया गया, क्वाड्रेंट ये। फिर कह रहा है दूसरे को स्पर्श करता है, ठीक, एक चौथाई गोल बनाया गया, एक चौथाई गोल वर्ग के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श कर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको देखिए, चूंकि वर्ग है और सर्किल दो ही चीज़ हैं, तो अगर मैं वर्ग का एरिया आपसे पूछूं पूरे का ये, तो कितना हो जाएगा, 10 दाएं 100, क्योंकि भुजा 10 दिया, देखिए 10 100। अब एक बात बताना, इस फिगर को पहले समझो, अभी मैं समझाता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने हाईलाइट किया। आप एक बात बताना, ये देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं हवा नहीं लगेगा। ये इतनी दूरी और इतनी दूरी, क्या लग रहा है आपको, ये क्वाड्रेंट पार्ट है ना सर्किल का, है, बहुत सही। अच्छा, और इधर भी सर्किल का क्वाड्रेंट पॉइंट है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आधा सर्किल बनेगा, ठीक है।
लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इनको ले लूँ, फिर यहाँ से इनको ले लूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं उधर से ले लूँ, इधर से ले लूँ तो देखिए एक आधा सर्किल इधर वाला, ये जो ग्रीन वाला है देखिए, इधर वाला मिलके, और ये जो रेड वाला भी बनाया हूँ, ये और ये आधा आधा, यानी 2 सर्किल बन गए कि नहीं, 2 सर्किल। यानी इन दोनों सर्किल का जब हम एरिया निकालेंगे, फिर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो जानते हो क्या होगा बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ में। जब आप इनको निकालोगे तो देखिए क्या होगा कि जब आप इधर से एक बार लोगे, आप इधर से लोगे, और जब इधर से आप ये देखिए ये रेड वाला पोर्शन ये लोगे, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग के साथ साथ, भाई जाहिर सी बात, जब आप इतना भाग लोगे तो पूरी भाग इसमें चला जाएगा, और इधर से लोगे तो ये पूरी भाग चला जाएगा, जब दोबारा लोगे तो ये पूरी भाग चला जाएगा, और ये पूरी भाग चला जाएगा। तो उस पूरी में ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है जो आपको निकालना, ये और ये, यही भाग ज़्यादा चला जाएगा। तो हम क्या कहना चाहेंगे कि जो ज़्यादा भाग गया है उसी को निकालना, और वही हमें एरिया निकालना है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, 2 सर्किल में से अगर हम वर्ग निकाल दें तो सीधे यही साइडेड आ जाएगा, बस ख़त्म। तो यही किया हमने। तो देखिए चौथाई का वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो चार बनेंगे क्वाड्रेंट, अभी समझाया था मैंने, 2 सर्किल बन जाएगा 4 से, तो 2πr²। तो 2πr का मान कितना है, 5, 50 पाई, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट जोड़ेंगे अगर तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, तो 2πr² हो जाएगा, तो 50 पाई हो जाएगा, उसमें से 100 घटा देंगे, ये आंसर। अगला देखते हैं। ये देखिए बहुलक वाला क्वेश्चन कल भी कराया था मैंने, और फिर आ गया। तो बहुलक किसे कहते हैं पहले जान ले। जो संख्याएं बार बार दी जाती है, जो सबसे अधिक बार दी जाती है एक ही संख्या को, वही बहुलक होता है, जानते ही हैं। और मध्यिका एक तरह से मैंने बताया था एवरेज होता है, उसको असेंडिंग आर्डर में लिख लो, जो बीचों बीच हो वही मध्यिका होता है। इसकी बात मैंने किया था कल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पिछला ज़रूर देखेगा। तो देखिए नीचे ये इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो 1 1 1 ये सब लिखाया जाएगा, और इनको जोड़ लीजिएगा आप, 21 पद होंगे, ठीक है। तो 21 पद में यानी विषम संख्या है, यानी बीचों बीच आएगा, ठीक है। तो एवरेज बीचों बीच आएगा। तो आप एक काम करिए, 10 संख्याएं इधर काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 इधर काट दीजिए, तो ये बीचों बीच क्या बच जाएगा, 11। तो 11 ही मध्यिका हो जाएगा जो बीचों बीच होगा। तो मध्यिका हो जाएगा, या आप मध्यिका डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है n + 1/2 करके, ठीक है। तो 21 और 1 22/2 11, ठीक है, दोनों तरीके हैं। और बहुलक जो सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार 11 दिख रहा है, तो 11 11 आंसर है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा बढ़िया है, पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए एक लैंप जलाने को गैस के 100 लैंप जलाने, एक लैंप जलाने वाले को गैस के 100 लैंप जलाने, एक लैंप पोस्ट से अगले तक जाने के लिए, जैसे 100 लैंप पोस्ट है और दूसरे लैंप पोस्ट तक जब वो पहुंचता है तो 1 मिनट लग जाता है। अब बहुत ध्यान से देखेगा, तो जलाना ही है, ये तो है नहीं कि वहाँ तक 1 मिनट तक वेट करना है। तो ऐसे देखिए, जैसे ऐसे ऐसे लैंप पोस्ट हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइए कितने लैंप पोस्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 लैंप पोस्ट हैं। तो इनमें टाइम कितना लगेगा आप बताओ, पहले वाले जलाने में टाइम थोड़ी लगेगा। तो 1 2 3 4, आप देखिए जितने लैंप पोस्ट हैं उससे समय एक कम लगता है। देखिए 5 लैंप पोस्ट को जलाने के लिए 1 2 3 4, क्योंकि पहले वाले में टाइम थोड़ी इंक्लूड, पहला जलाए उसके लिए समय ही नहीं लगेगा। इसलिए 100 लैंप पोस्ट हैं तो उसके लिए जानते हैं क्या है, और चूँकि हर एक लैंप पोस्ट के लिए जाने के लिए 60 सेकेंड यानी 1 मिनट लगता है, तो यही चीज़ मैंने लिखा है। और कह रहा है हर एक लैंप में प्रति घंटा 12, हर घंटा 12 घन फीट गैस जलता भी है हर लैंप में। और इन्होंने बोला यदि पहला लैंप 7 बजे जलाता है तो जब आखिरी लैंप जलता है तब तक कितना गैस जलेगा, मतलब आखिरी तक जले, आखिरी वाला जब ख़त्म हो जाए तो सब खत्म हो जाए, ये कह रहा है, तब तक कितना गैस जल जाएगा। देखिए आप एक बात बताओ, एक लैंप को 1 मिनट बाद जलाया जाता है, तो 100वां लैंप 99 मिनट लगेगा। अभी मैंने समझाया है क्यों, ठीक है, क्योंकि 100 लैंप है, पहले में टाइम लगेगा ही नहीं।
देखिए, क्योंकि 1 मिनट जाने में जब लगेगा तो वही एक टाइम ले रहा है गैप वाला, तो इसलिए 99 को जलाने में जो, ठीक है, 99 मिनट, दूसरी को 98, ऐसे 97, 96 ऐसे जलता रहेगा। इसी प्रकार आगे चलेंगे। देखिए 60 मिनट में 12 घन फीट, 60 मिनट में यानी हर घंटे में 12 घन फीट गैस जलेगा। तो अब 99 मिनट में हमें चेक करना पड़ेगा कितना गैस जलेगा। तो देखिए 60 मिनट में 12, तो 1 मिनट निकालेंगे तो 12/60 हो जाएगा, और गुणे 99 मिनट तो 12×5 = 60, यानी 55/99/5 घन फीट जलता है 99 मिनट में। और 99वां मिनट ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहीं तक तो जलना है। अब यहीं के बाद ये रिवर्स हो जाएगा, 99, फिर 98, 97, 96, ठीक है, क्योंकि लास्ट यही है। तो 99 तक जला, इसके पहले 98 लगा होगा, 97, 95, ऐसे 1/5 क्योंकि पहला जो था वो क्या था, 60 मिनट लगा था। ये देखिए इसको 12 घन फीट 60, तो 12 60, तो 12 करने में 12, 12×5 = 60, यानी 1/5 जला, यही तो हुआ। तो 1/5 तक जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए इनको, कितना भाग जल गया। देखिए कुल पदों का संख्या कितना है, 99, तो 99 पद जोड़िए तो यन हो गया। अब देखिए कहीं ना कहीं 5 तो एलसीएम हो जाएगा नीचे, और 98, 99, 97, 96 ऐसे 1 तक जोड़ना है, तो ऊपर प्राकृतिक संख्या बन गया। प्राकृतिक संख्या का योग होता है यन, यन + 1/2, तो एन का मान है 99, तो 99 100/2 हो जाएगा। ये 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 10 कट गया, 990 घन फीट। ठीक है, एक बार दोहरा लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। रोहन एक काम को 16 दिन में करता है और रोहित रोहन से दुगुना कार्य सक्षम। देखिए रोहित दुगुना कार्य क्षमता 1 और 2 का है। फिर कह रहा है दोनों मिलके, ठीक है, रोहित कितने दिन में काम, दोनों मिलके 16 दिन में। देखो रोहन एक काम को 16 दिन में, तो रोहन की क्षमता कितना, 1, तो 1 की क्षमता देखिए 16 दिन। फिर से देखिए 1 की क्षमता से ये 16 दिन है। अब कह रहा है दोनों मिलके, सॉरी रोहित कितना, तो रोहित की क्षमता 2 है, तो 2 × d दिन, तो d = 2 × 16, 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलके नहीं बोला है, फिर से देख लीजिएगा, रोहित को बोला है। रोहित की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 की क्षमता से 16 काम करेगा 8 दिन में, ये आंसर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 1850 और 2050 के बीच कितने अर्धवर्ष है। तो कोई बड़ी बात नहीं, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, तो इनका अंतर ले लीजिए पहले, तो 200 आ जाएगा बटे 4, 50 लीप ईयर आएगा। लेकिन सावधान, कुछ ऐसे ईयर आए हैं, ठीक है, शताब्दी ईयर भी आए होंगे, तो वो 400 से चेक किया जाता है। तो देखिए 1850 के बाद एक 1900 भी आया होगा, फिर शताब्दी एक 2000 भी आया होगा, तो 2000 तो 400 से कटता है, तो लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन 1900 400 से नहीं कटता रे बाबा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा, तो एक लीप ईयर कम हो जाएगा 50 में से, कितना हो जाएगा, 49, ये आंसर। 39 देख लीजिए, मेरे सफ़र शुरुआती हिस्सा मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा 60, और कह रहा 240 किलोमीटर, कुल दूरी 5। तो एवरेज टाइम देखिए, अगर एवरेज निकालें स्पीड 240 का 5 घंटे में सब लगा है, तो 5 चौक 20, 5 अठे 40, एवरेज स्पीड 48। अब लगा लीजिए एलिगेशन, देखिए 40 स्पीड 60, दोनों को मिला कर 48, तो टाइम कितना आ जाएगा, 60 में से 48 गया, 12 घंटा 8 घंटा। चूँकि मुझे 5 घंटे में बदलना है, तो मैंने 3 4 से काट दिया, 4 3 12 3, और 5 घंटा बराबर 5 घंटा, यानी पहले को कितना लगा होगा, 40 की स्पीड से 3 घंटा और 60 की स्पीड से 2 घंटा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 40 की स्पीड से 3 घंटा चलेगा तो 120 किलोमीटर ये चलेगा, और 60 की स्पीड से 2 चलेगा तो 120 ये चलेगा, 120 + 240 किलोमीटर, वो भी 5 घंटे में। देखिए सेटिस्फाइड होगा। बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत आयु 4 महीने कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कम हुआ है जब 16 17 18 19 और 4 विद्यार्थी, ठीक है, 16 17 18 19 साल के 4 दिन की जगह 4 नए आए। तो आप एक बात बताओ, वो जो नए आ रहे हैं इनकी जगह 16 17 18 19, तो अगर यही सेम आ गए होते तो एवरेज गिरता ही नहीं, यानी 16 17 18 19 की जगह थोड़ा सा कम आए हैं, और जो कम आए हैं वो 4 महीना कम आए, तो 4 महीने की कमी होगी कितने लोगों में, 27 लोगों में, क्योंकि 27 लोग थे और 27 भाई बने हैं, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है ना।
तो आप एक बात बताओ, 27 लोगों में 4 महीने की जब कमी होगी तो 27 और महीने को साल बदल देंगे, 4/12, 3 से काट देंगे, 9 साल की कमी। यानी ये जो आ रहे हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, ये 9 महीना कम लेके आ रहे हैं। तो 9 महीना कम कर देंगे, बटे 4 कर देंगे, क्योंकि एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 61/4 भाग देंगे तो इनकी औसत आ जाएगी चारों लोग की 15.25। यही आंसर है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, ठीक है, और आप कंटिन्यू चाहते हैं वीडियो को, 23 सेट मुझे कराने हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखा भी करें। कई बच्चे इसको क्विट कर जाते हैं, मत क्विट करो यार, नहीं तो ज़िंदगी क्विट हो जाएगा, पता है कि नहीं। क्योंकि इन सारी चीज़ों को समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। अगर आप मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ चुके हो तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। इतना अच्छा कर रहे हैं आप, किताब ढूंढोगे, उसको खोजोगे, लगाओगे, यहाँ सारा क्वेश्चन पहले से है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक PDF भी दे दूँगा, आप लगाओ बैठ के। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।